Hello students, welcome to Desert Rose Psychis. Myself Ali Hassan, and today the topic of discussion is antipsychotic drugs. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। चलें, अब एंटीसाइकोटिक्स ऐसी मेडिकेशंस हैं जो साइकोसिस के सिम्टम्स को कम करती हैं। अब साइकोसिस में पेशेंट का हकीकत से जो रिलेशन होता है वो कमज़ोर हो सकता है। उसे ऐसी चीज़ें सुनाई या दिखाई दे सकती हैं जो हकीकत में मौजूद ना हो, या वो ऐसी बातों पर यकीन कर सकता है जो हकीकत के मुताबिक ना हो। अब एंटीसाइकोटिक्स खास तौर पर इन सिम्टम्स में मदद देती हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, थॉट डिसऑर्डर्स। अब जैसे कि मैंने हेलुसिनेशन के बारे में भी बताया, डिल्यूजन के बारे में भी बताया, थॉट डिसऑर्डर के भी बारे में बताया हुआ है कि हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें दिखना या कुछ महसूस करना जो हकीकत में मौजूद ना हो। डिल्यूजन में क्या होता है कि गलत बिलीफ्स होते हैं जिसे समझाने के बावजूद भी पेशेंट आसानी से नहीं छोड़ता उसको। थॉट डिसऑर्डर का मतलब है कि सोच का बिखर जाना, बात का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या बात समझने में मुश्किल होना। अब ये मेडिकेशंस क्या करती हैं? ये शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में हेल्प करती हैं। अब बाज़ औक़ात ये उन प्रॉब्लम्स को भी कम करती हैं जो ऑर्गेनिक काज़ यानी फिज़िकल या मेंटल इलनेस की वजह से पैदा हुए हों। अब एंटीसाइकोटिक्स के लिए दो बड़े ओल्ड नाम यूज़ होते थे। न्यूरोलेप्टिक फर्स्ट है, ये एक पुराना वर्ड है जो लव्स डिले और डेंकर ने 1952 में यूज़ किया था। ये उस वक़्त वो इस बात से बड़ा मुतासिर हुए थे कि मेडिकेशन पेशेंट को पुरसुकून कर देती हैं, बड़ा रिलैक्स कर देती हैं। अब पेशेंट चीज़ों पर ज़्यादा फीडबैक नहीं देता था, मतलब रद्द-ए-अमल नहीं देता था, मगर उसे नींद भी नहीं आती थी। अब इस कंडीशन को हम कहते हैं इंडिफरेंस। अब ये लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा जाता क्योंकि आज की जो एंटीसाइकोटिक्स हैं, लाज़मी तौर पर पेशेंट में ऐसी कैफ़ियत पैदा नहीं करती। कभी-कभी इन मेडिकेशंस को मेजर ट्रैंक्विलाइज़र भी कहा जाता है, लेकिन ये लफ्ज़ भी मुकम्मल बात नहीं बताता, क्योंकि जो मेडिकेशंस हैं सिर्फ पेशेंट को दबाती या सुस्त नहीं करती, बल्कि उसके साइकोटिक सिम्पटम्स को भी बेहतर कर सकती हैं। अगर इन मेडिकेशन को सिर्फ उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्रुप किया जाए, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। वजह ये है कि सिर्फ स्ट्रक्चर देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि जो दवा है पेशेंट में क्या ख़ास असर करेगी। अब आम तौर पर एंटीसाइकोटिक्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, ओल्डर ड्रग्स और न्यूअर ड्रग्स। अब कुछ जो पुरानी मेडिकेशंस हैं आज भी इस्तेमाल होती हैं क्योंकि ये बहुत सालों से इस्तेमाल हो रही हैं और इनके रिज़ल्ट पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। तो जो ओल्ड मेडिकेशंस के जो अहम साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक्यूट डिस्टोनियाज़ और पार्किंसिज्म। अब एक्यूट डिस्टोनियाज़ का मतलब है कि बॉडी के मसल्स का अचानक टाइट हो जाना, जिस्म के किसी हिस्से का अचानक अजीब पोजीशन में चला जाना। और पार्किंसिज्म में ट्रिमर और रिजिडिटी जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब ट्रिमर का मतलब है कि जिस्म का कांपना, रिजिडिटी का मतलब है मसल्स या जिस्म का सख्त हो जाना। तो इन सब को मिलाकर हम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम इसे कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईपीएस कहते हैं। बाद में ऐसी नई नई मेडिकेशंस आई जिन्हें हम न्यू एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है। वो बनाई गई जिनमें ईपीएस कम हो या ना होने के बराबर हो। अब इनको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहा गया ताकि इन्हें टिपिकल ड्रग से अलग किया जा सके। अब मेटा एनालिसिस और जो नई नेचुरलिस्टिक क्लिनिकल ट्रायल से ये लगता है कि फ़ायदे यानी कि एफिकेसी और जो टॉलरेबिलिटी के लिहाज से तमाम मेडिकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखें कि अलबत्ता टिपिकल में ईपीएस ज़्यादा देखा जाता है। एक वजह ये हो सकती है कि टिपिकल ईपीएस कम होता है इसमें, मगर कुछ एटिपिकल में सेडेशन और वेट गेन ज़्यादा हो सकता है। अब सेडेशन का मतलब है गनूदगी, नींद, सुस्ती या बहुत ज़्यादा सुकून आ जाना। वेट गेन का मतलब वज़न बढ़ना। तो क्लोज़ापिन इन सब में अलग है। ये एक वाहिद मेडिकेशन है जिसके बारे में ये दिखाया गया है कि जब दूसरी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स फ़ायदा ना दें, तब भी जो क्लोज़ापिन फ़ायदा दे सकती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा ख़तरा भी है, इसमें फैटल बोन मैरो डिप्रेशन कर सकती है ये मेडिसिन। अब बोन मैरो जिसमें खून के जो एक खलिए बनाने वाली जगह है,
अगर ये बहुत दब जाए तो वाइट सेल्स कम हो सकते हैं और पेशेंट को खतरनाक इन्फेक्शंस का खतरा हो सकता है। इसलिए क्लोज़ापिन सिर्फ उस वक्त दी जाती है जब पेशेंट साइकेट्रिक के ज़ेरे इलाज हो और उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही हो। अब आमतौर पर ऐसी मेडिकेशंस के साथ पेशेंट के जो बाकायदा ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, डॉक्टर हर रोज़ रिपोर्ट देखने के बाद ही मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है। यानी क्लोज़ापिन उसी वक़्त जारी रखी जाती है जब टेस्ट जो है ना रिपोर्ट्स ठीक हों और कोई खतरा या ना खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स सामने ना आ रहे हों। अगर व्हाइट सेल्स 3 लगातार सैंपल्स में कम होते जाएँ तो इलाज रोक दिया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकेड पर। देखिए, डिफरेंट किस्म की एंटीसाइकोटिक्स एक बात में एक जैसी होती हैं। ये पोस्ट साइनेप्टिक डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। अब पोस्ट साइनेप्टिक्स का मतलब है वो जगह जहाँ अगला नर्व सेल जो होता है पैगाम वसूल करता है, रिसीव करता है। अब डोपामाइन दिमाग का एक अहम केमिकल है जो मूड, हरकत, सोच, खुशी, अलर्टनेस और कुछ जो मेंटल सिम्टम्स से जुड़ा होता है। तो इसमें रेस्पेरिन और टेट्राबेंजीन पहले कभी-कभी साइकोसिस में यूज़ होती थी, ये दोनों मेडिसिन, जिसका इलाज आसान नहीं होता था। लेकिन अब इनकी जो अहमियत है ज़्यादातर हिस्ट्री और फार्माकोलॉजी तक लिमिटेड है। अब ये मेडिकेशन क्या करती हैं, प्री साइनेप्टिक डोपामिन नर्व टर्मिनल से डोपामिन कम करती हैं। मतलब ये मेडिकेशन क्या करती हैं, प्री साइनेप्टिक डोपामिन नर्व टर्मिनल से डोपामिन कम करती हैं। इससे डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमिशंस भी कम हो जाती है। तो न्यूरोट्रांसमिशन का मतलब है कि नर्व सेल के दरमियान जो पैगाम का चलना। तो पीईटी इमेजिंग के जो स्टडीज़ है बार बार ये दिखाती हैं कि साइकोसिस के दौरान पेशेंट के जो डोपामिन साइनेप्सिस में डोपामिन ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसा लगता है कि एंटीसाइकोटिक्स बीमारी के दौरान बढ़ी हुई डोपामिन न्यूरोट्रांसमिशन को रोककर काम करती हैं। तो एंटीसाइकोटिक्स के जो असरात हैं दिमाग के 4 हिस्सों से जुड़े होते हैं, जहाँ डोपामिनर्जिक साइनेप्स मौजूद होते हैं। इसलिए वहाँ जो डोपामिन रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं एक-एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है लिम्बिक सिस्टम एंड न्यूकॉर्टेक्स। देखिए, मिड ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें डोपामिन होती है। अब ये न्यूरॉन्स लिम्बिक सिस्टम की तरफ जाते हैं। इस रास्ते को मीसोलिम्बिक पाथवे कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशंस, खौफ, हैप्पीनेस, मेमोरी जैसे चीज़ों से जुड़ा होता है। अब ये न्यूरॉन्स जो होते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के कुछ पार्ट्स की तरफ भी जाते हैं। इस रास्ते को हम कहते हैं मीसोकॉर्टिकल पाथवे। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सोच, मतलब थॉट, फैसला, प्लानिंग और खुद पर कंट्रोल से जुड़ा एक ब्रेन का पार्ट है। ये माना जाता है कि जब इन जगहों पर डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं तो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट पैदा होता है। अब ये बात तमाम एंटीसाइकोटिक्स के लिए कही जाती है, हत्ता कि जितने भी स्ट्रॉन्ग सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स के लिए भी है। लेकिन क्लोज़ापिन और जो क्विटापिन में एक खास बात है, ये डोपामिन रिसेप्टर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं जुड़ती। इसका मतलब है कि इसकी एफिनिटी कम होती है। अब एफिनिटी का क्या मतलब है कि किसी मेडिसिन का किसी रिसेप्टर के साथ चिपकना या जुड़ने का एक जोर होता है, ये चीज़ होती है एफिनिटी। अब इसके बावजूद ये जो एक एंटीसाइकोटिक इफेक्ट दिखा देती हैं, हालांकि ये डोपामिन रिसेप्टर के 50% से भी कम हिस्से को घेरती हैं। जबकि जो ओल्ड ड्रग्स हैं, ओल्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को काम करने के लिए तकरीबन 70% तक रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी चाहिए होती है। अब ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि दवा ने कितने रिसेप्टर्स को घेर लिया है। ये बात अभी पूरी तरह समझ नहीं आई कि क्लोज़ापिन और क्विटापिन को रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी के बावजूद कैसे फ़ायदा देती है। मतलब ये दोनों कैसे फ़ायदा देती हैं। सेकंड है स्ट्राइटम। अब ये क्या है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के पास एक पार्स कॉम्पैक्टा से जो एक डोपामिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स स्ट्राइटम की तरफ जाते हैं। इस रास्ते को हम कहते हैं निग्रो स्ट्राइटल पाथवे। ये समझा जाता है कि स्ट्राइटम में मौजूद डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हों तो ईपीएस पैदा हो सकते हैं।
अब एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स में ईपीएस का इम्कान पुरानी मेडिकेशंस के मुकाबले में कम होता है। तो क्लोज़ापेन और क्विटापेन के लिए ये बात समझ में आती है क्योंकि ये कमज़ोर डोपामिन ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, तो लेकिन जो रेस्पेरिडोन और जो एप्रीप्राजोल जो है, पुरानी मेडिकेशन जितनी ही डोपामिन रिसेप्टर्स ऑक्यूपेंसी दिखा सकती हैं, फिर भी इनमें ईपीएस कम होते हैं। हो सकता है कि इन मेडिकेशंस के जो 5-HT एंटागोनिस्ट एक्शंस जो हैं डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉकेट के असर को कुछ कम कर देते हो। तो 5-HT मैंने बताया था कि असल में ये सेरोटोनिन को ही कहते हैं। इसका एक कोड नेम है 5-HT। तो एंटागोनिस्ट का मतलब है कि रिसेप्टर का असर को रोकना। तो एप्री पैराजोल जो है शदीद डोपामिन रिसेप्टर्स को कुछ हद तक एक्टिव भी रखती है, जिन पर ये असर करती है। इसे पार्शल एगोनिज्म कहते हैं। अब पार्शियल एगोनिज्म का मतलब है कि मेडिसिन किसी रिसेप्टर को मुकम्मल नहीं बल्कि थोड़ा सा एक्टिव करे। शायद पार्शियल एगोनिज्म की वजह से ईपीएस कम रहते हैं। साथ ही साइकोसिस में जो बढ़ी हुई डोपामिन के असर को भी कम करती है। तो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स को की जो ज़्यादा डोज पर जो ईपीएस है शुरू हो सकते हैं, लेकिन क्लोज़ापेन और क्विटापेन में ऐसा आमतौर पर नहीं होता। थर्ड है हाइपोथैलेमस। देखिए, हाइपोथैलेमस की जो आर्कुएट न्यूक्लियस में डोपामिन वाले न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये न्यूरॉन्स डोपामिन को पोर्टल वेन्स में छोड़ते हैं। ये पोर्टल वेन्स आगे इंटीरियर पिट्यूटरी तक जाती हैं। अब इंटीरियर पिट्यूटरी ब्रेन के नीचे मौजूद एक ग्लैंड है जो कई हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अब इंटीरियर पिट्यूटरी में डोपामिन प्रोलैक्टिन के निकलने को रोकती है। अब प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो दूध बनने से ताल्लुक रखता है। इसलिए नई या जो जितनी भी पुरानी स्ट्रॉन्ग एंटीसाइकोटिक्स का एक आम जो है ना हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है इससे। अब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का मतलब है कि खून में प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाना। इससे औरतों में जो एमेनोरिया हो सकता है। एमेनोरिया होता है कि मतलब कि औरतों में माहवारी बंद हो जाना, मतलब मेंसेस ना आना। और मर्दों में क्या होता है कि गायनिकोमेस्ट्री हो सकता है। कि गायनिकोमेस्ट्री का मतलब होता है कि मर्दों के सीने या ब्रेस्ट जो होता है ना उनका बढ़ जाना। और एक और केस में भी हो सकता है कि मर्दों और औरतों दोनों में लैक्टेशन भी हो सकता है। अब लैक्टेशन का मतलब होता है कि ब्रेस्ट से दूध बनना या निकलना। तो एरिपाइप्राजोल जो है इसमें प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाते हैं। ये भी एक वजह है कि लोग समझते हैं कि ये जो मेडिसिन है डोपामिन रिसेप्टर्स को थोड़ा सा एक्टिव भी करती है। ठीक है, फोर्थ है ब्रेन स्टेम। अब इसमें डोपामिन रिसेप्टर ब्रेन स्टेम के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। ये देखिएगा, ये हिस्सा ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है। मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर एक सेफ्टी रुकावट होती है, मतलब हिफाजती रुकावट होती है जो खून में मौजूद बहुत सी चीज़ों को दिमाग के अंदर जाने से रोकती है। अब ब्रेन स्टेम के इस खास हिस्से को कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ब्रेन का वो पार्ट है जो खून में मौजूद कुछ केमिकल्स या दवाओं का असर महसूस करके वॉमिटिंग शुरू करवा सकता है। तो इस हिस्से के जो न्यूरॉन्स हैं डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस की तरफ जाते हैं। अब ये न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो वॉमिटिंग हो सकती है। इसी वजह से समझा जाता है कि एंटीसाइकोटिक्स में एंटी इमिटिंग इफेक्ट होता है। अब एंटी इमिटिंग इफेक्ट का मतलब है कि उल्टी को रोकने वाला एक असर होता है। अब ये असर इसलिए होता है कि एंटीसाइकोटिक कीमो रिसेप्टर जो एक ट्रिगर जोन में मौजूद जो एक डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स पर। अब इसमें फर्स्ट आता है डोपामिन से जुड़े इफेक्ट्स, जिससे हम डोपामिनर्जिक इफेक्ट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं जो एक्यूट डिस्टोनिया और पार्किंसोनियन साइड इफेक्ट्स के इलाज में हेल्प करती हैं। अब एक्यूट डिस्टोनियस का मतलब भी आपको मैंने बताया कि मसल्स का अचानक टाइट हो जाना।
जिस्म के किसी हिस्से का अचानक अजीब पोजीशन में चला जाना। और पार्किंसोनियन साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब भी आपको पता है कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो पार्किंसनिज़्म जैसे लगते हैं, जैसे ट्रिमर या रिजिडिटी। और ईपीएस के अलावा जो पुरानी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के एक लॉन्ग टर्म यूज़ से क्या होता है कि टार्डिव डिस्केंसिया का ख़ास खतरा बढ़ भी होता है। अब टार्डिव डिस्केंसिया का मतलब है कि ऐसी मूवमेंट जो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती और खुद ब खुद होती रहती हैं। इसमें अमूमन जो होता है कि बुकोलिंगुअल मास्टिकेटरी मूवमेंट होती है। इसका मतलब है कि मुंह जबान और चबाने जैसी जो हरकतें हैं, मूवमेंट्स हैं, जो पेशेंट खुद नहीं कर रहा होता बल्कि खुद ब खुद हो रही होती हैं। इसके साथ जिस्म के दूसरे जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। अब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स का मतलब है कि ऐसी हरकतें जो पेशेंट के इरादे के बगैर खुद ब खुद होती हैं या खुद ब खुद हों। तो एंटी जो कोलिनर्जिक और टार्डिव डिस्केंसिया में फ़ायदा नहीं देती, लेकिन जो क्लोज़ापिन है, क्लोज़ापिन पर ये मसला आहिस्ता-आहिस्ता कम हो सकता है और शायद कुछ दूसरी जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स पर भी कम हो सकता है। और न्यूरोलेप्टिक जो मैलिग्नेंट सिंड्रोम्स हैं, एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो बहुत कम होता है लेकिन एक सीवियर होता है। ये इलाज के किसी भी स्टेज पर आ सकता है, ख़ास तौर पर जब मेडिकेशंस की डोज़ तेज़ी-तेज़ी बढ़ाई जाए। अब इसमें क्या होता है कि मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, उसे हम मसल रिजिडिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइपरथर्मिया भी होती है। अब हाइपरथर्मिया का मतलब है जिस्म का दर्जा जो है, टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में फ़ौरन आप किसी भी बित्र जो डॉक्टर हैं, उससे इलाज करवाना ज़रूरी होता है। अब इसके अलावा जो डोपामाइन एगोनिस्ट दिए जा सकते हैं। अब डोपामाइन एगोनिस्ट ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो जिस्म में डोपामाइन जैसा असर पैदा करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ओरल ब्रोमोक्रिप्टीन दी जा सकती है। अब ओरल का मतलब होता है कि मुंह के जरिए दी जाने वाली मेडिकेशन, या सबकुटेनस ओपोमॉर्फिन दी जा सकती है। सबकुटेनस का मतलब है कि इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली मेडिकेशन। अब सबकुटेनस ओपोमॉर्फिन खास तौर पर उस वक्त दी जा सकती है जब पेशेंट मेडिकेशन निगल ना सके। तो डोपामिन के अलावा दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो मैंने आगे देखे मेंशन किए हैं, नॉन डोपामिनर्जिक साइड साइड इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो ओल्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, इसमें कई साइड इफेक्ट्स सिर्फ डोपामिन की वजह से नहीं होते बल्कि इनके दूसरे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की वजह से भी होते हैं। इसमें एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब जो इफेक्ट्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स में ड्राई माउथ हो सकता है। अब ड्राई माउथ का मतलब होता है कि मुंह खुश्क रहना, इससे दांत खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। और ग्लोकोमा हो सकता है। अब ग्लोकोमा का आंख की एक बीमारी है जिसमें आंख के अंदर जो प्रेशर बढ़कर नज़र को नुकसान पहुंचा सकता है। यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब है कि वॉशरूम ना आना या आसानी से ना आना। और कन्फ्यूजन हो सकती हैं। कन्फ्यूजन का मतलब है कि जहन उलझ जाना या बात को साफ समझने में मुश्किल होना। इसी तरह फिर एंटी नोराड्रेनालिन इफेक्ट हैं। इनमें क्या होता है कि पोस्टरल हाइपोटेंशन हो सकती है। अब पोस्टरल हाइपोटेंशन का मतलब है कि बैठने या लेटने के बाद अचानक खड़े होने या ब्लड प्रेशर कम हो जाना, इससे चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है। और इम्पोर्टेंस हो सकती है। इम्पोर्टेंस का मतलब है कि सेक्सुअल वीकनेस हो सकती हैं। सेडेशन हो सकती है, यानी नींद, गनुदगी या सुस्ती महसूस होना। तो इसी तरह फिर एंटी हिस्टामिन इफेक्ट है। अब एंटी हिस्टामिन इफेक्ट्स में सेडेशंस और वेट गेन हो सकता है। वेट गेन मतलब वजन बढ़ना। और फिर एंटी 5-HT इफेक्ट्स है। अब एंटी 5-HT इफेक्ट्स में भी वेट गेन हो सकता है। और क्लोजापिन में, अब क्लोजापिन में भी इनमें से कई इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब कुछ जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स स्ट्रॉन्ग 5-HT और हिस्टामिन रिसेप्टर एंटीगोनिस्ट होती हैं। और इसका मतलब है कि ड्रग्स उन रिसेप्टर के असर को रोक देती हैं। शायद इस वजह से कुछ लोगों में जो एंटीसाइकोटिक से वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ये वेट गेन किसी भी एंटीसाइकोटिक के साथ हो सकता है, लेकिन जो ओलेंजापिन के साथ ज़्यादा देखा जाता है। फिर आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि बॉडी में चंद ऐसे प्रॉब्लम एक साथ मौजूद हों जो दिल और जो खून की नालियों की बीमारी का खतरा बढ़ा दें। अब इसमें ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं: एब्डोमिनल ऑब्सिटी, ग्लूकोज मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, और हाइपरटेंशन, और डिसलिपिडीमिया। ये चीज़ हो सकती है। अब
एब्डोमिनल ऑब्सिटी का मतलब है कि पेट के इर्द गिर्द चर्बी ज़्यादा होना। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जिस्म में इंसुलिन का असर कम हो जाना। ग्लूकोज का मतलब है कि जिस्म का शुगर को सही तरह कंट्रोल ना कर पाना। हाइपरटेंशन का मतलब है कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। और डिसलिपिडीमिया का मतलब है कि खून में चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल और फैट्स का तवाज़ुन ख़राब होना। और जब ये मसला एक साथ मौजूद हो और साथ में स्मोकिंग भी हो, तो क्या होता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी दिल और खून की नालियों की बीमारी का खतरा 5 गुना तक बढ़ सकता है। अब ये मसला शिज़ोफ्रेनिया में आम देखे जाते हैं। मुमकिन है कि कुछ हद तक ये खुद बीमारी से जुड़े हों या उनके पीछे कोई जेनेटिकली वजह भी हो, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स उन प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ा सकती हैं। कोई भी एंटीसाइकोटिक इस खतरे से मुकम्मल तौर पर खाली नहीं समझी जानी चाहिए। देखिए, हाँ, एक चीज़ है कि क्लोज़ापिन और ओलेंज़ापिन में ये खतरा ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट के बाकायदगी मॉनिटरिंग की जाए, यानी वज़न, ब्लड प्रेशर, शुगर और खून में फैट्स वगैरह को वक्तन-फ़वक्तन आपको चेक करना चाहिए। साथ ही वक़्त पर बचाव के जो अहम इक़दामात हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए। और शिज़ोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट हैं, आम तौर पर आम लोगों के मुकाबले में अपनी जो फिज़िकल हेल्थ के इलाज तक कम पहुँच पाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके जो फिज़िकल जो एक शिकायतें भी कई बार वक़्त पर पहचानी नहीं जाती। ये याद रखिएगा। लास्ट है इंडिकेशंस। अब इंडिकेशंस का मतलब है ये दवाएँ किन हालत में दी जाती हैं, किन कंडीशंस में दी जाती हैं। अब बहुत जो बेचैन पेशेंट्स होते हैं, जिनको जल्दी पुरस्कून करना होता है, मतलब रैपिड कमिंग ऑफ एजिटेटेड पेशेंट्स, तो इनमें स्वेयर जो एक एक्यूट साइकोटिक एपिसोड में पेशेंट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल सकता है और काबू से बाहर हो सकता है। इसकी वजह हेलुसिनेशन और डिल्यूजन हो सकता है। तो ऐसी हालत में पेशेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है, शदीद बेचैन हो सकता है और कभी-कभी खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, या वायलेंस भी कर सकता है। अब वायलेंस का मतलब तो आप जानते हैं कि तशद्दुद या नुकसान पहुंचाने वाला एक बिहेवियर होता है। तो ऐसे वक़्त में पेशेंट को जल्दी पुरसुकून करना ज़रूरी होता है। अब इसे आम तौर पर रैपिड ट्रांसपोज़िशन कहा जाता है। अब रैपिड ट्रांसपोज़िशन में 2 चीज़ें होती हैं, या 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ है सेडेशन, यानी पेशेंट का जल्दी पुरसुकून होना, और दूसरा है एंटीसाइकोटिक एक्शन, मतलब जो साइकोटिक सिम्पटम्स पर जल्द असर होना। अब रैपिड ट्रांसपोज़िशन एल्गोरिथम्स में अक्सर जो बेंज़ोडिआज़ेपिन जैसे लोराज़ेपाम और एक जल्दी असर करने वाली एंटीसाइकोटिक ड्रग साथ दी जाती है। तो जो बेंज़ोडिआज़ेपिन ऐसी मेडिकेशन है जो बेचैनी कम करने और पेशेंट को पुरस्कून करने में मदद देती है। और एंटीसाइकोटिक मुख्तलिफ तरीकों से दी जा सकती है, जैसे कि मुंह के ज़रिए दी जाने वाली मेडिसिन्स, या इंजेक्शन के ज़रिए मसल में लगाना, या वेन्स में लगाना इंजेक्शन। एक और तरीका होता है एलेंज़ोपिन, ये सबलिंगुअल प्रिपरेशन है, ये बड़ा ही बेहतरीन तरीका है। मतलब सबलिंगुअल का मतलब होता है ज़बान के नीचे रख कर दी जाने वाली मेडिकेशंस। इससे क्या होता है, सेडेशन भी मिलती है और एंटीसाइकोटिक एक्शन भी होता है। फिर एक होता है ज़ुक्लोपेंथिकॉल। अब ये एक डिपोट फॉर्म में आती है, जिसे एक्यूफेस भी कहते हैं। अब डिपोट फॉर्म का मतलब है कि मेडिकेशन जो इंजेक्शन के बाद जिस्म में आहिस्ता-आहिस्ता असर दिखाती है। अब एक्यूफेस को 3 दिन तक रेगुलर लगाया जाता है, और इसका जो आखिरी डोज होती है 1 हफ्ता असर रखती है। इसके बाद ज़्यादा देर तक चलने वाली डिपोट मेडिकेशन दी जाती हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट साइकोटिक स्टेट। अब इसमें शिज़ोफ्रेनिया के पहले एपिसोड में नाइस गाइडलाइन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो गाइडलाइन देती है, वो मशवरा देती है कि पेशेंट को मुंह से दी जाने वाली मेडिकेशन जो है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दी जाए। अब इसमें क्या होता है, एमीसोल्प्राइड होता है, ओलेंजापाइन होता है, क्विटापाइन होता है, रेस्पिरिडोन होता है, जोटपाइन होता है। तो इसकी वजह से ये जो मेडिकेशंस हैं वो बताते हैं कि इसकी वजह ये है कि इन मेडिकेशन में जो एक सीवियर ईपीएस का खतरा कम होता है। और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में ख़ास तौर पर ट्रीटमेंट के शुरू में डिस्टोनिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अब डिस्टोनिक रिएक्शन का मतलब है कि जिस्म के मसल्स का अचानक टाइट हो जाना,
जिस्म के किसी हिस्से का अजीब पोजीशन में चला जाना। अगर इलाज के शुरू में ऐसा मसला हो जाए तो पेशेंट के लिए दवा का जो पहला एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो सकता है। इससे पेशेंट के जहन में दवा के बारे में एक लॉन्ग टर्म तक जो नेगेटिव सोच नेगेटिव थॉट्स पैदा हो सकते हैं और फिर वो दवा बाकायदगी से लेने में बड़ी मुश्किल महसूस कर सकता है। अगर मेडिसिन का फ़ायदा कम हो और पेशेंट दवा बाकायदा ले भी रहा हो, तो ये देखना बेहतर होगा कि उसने एटिपिकल जो मेडिसिन है आज़माई है या नहीं, जिसका D2 रिसेप्टर पर असर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? मसलन कि जैसे कि रेस्पेरिडोन, ये एमीसल्फराइड। ये एक नाइस गाइडलाइन कहती है कि अगर 2 मुख्तलिफ एंटीसाइकोटिक्स 2 अलग अ अ, जो एक फैमिलीज़ है, इससे फ़ायदा ना दें तो क्लोज़ापिन जल्द शुरू कर देनी चाहिए। बात समझने की कोशिश करें। अब इसमें फिर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में वो बात करते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया के एक ऐसी डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी है जो लंबे अरसे तक चल सकती है और बार-बार वापस भी आ सकती है। तो लेकिन अगर पेशेंट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट बाकायदगी से लेता रहे, आमतौर पर रिजल्ट बेहतर रहता है। और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट का मतलब है कि ऐसा इलाज जो बीमारी को दोबारा वापस आने से रोकने के लिए जारी रखा जाता है। और साइकोटिक रिलैप्स का मतलब होता है कि साइकोसिस के सिम्टम्स का दोबारा वापस आ जाना। ये पेशेंट की जो एक सोशल ज़िंदगी और काम दोनों पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। इसलिए अगर कोई मेडिकेशन फ़ायदा दे रही हों, तो उसे आहिस्ता-आहिस्ता बंद करने की कोशिश करना या बीच में छुट्टी कर लेना नुकसानदेह हो सकता है। ड्रग हॉलिडेज़ का मतलब होता है कुछ वक़्त के लिए मेडिकेशन रोक देना। इसकी वजह ये है कि अगर रिलैप्स शुरू होते हैं, मतलब रिलैप्स शुरू होते ही इलाज दोबारा शुरू भी कर दिया जाए, फिर भी जो एक फुल ब्लोन रिलैप्स का खतरा रहता है। अब फुल ब्लोन रिलैप्स का मतलब होता है बीमारी का पूरी शिद्दत के साथ वापस आ जाना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बीच में मेडिसिन छोड़ देते हैं, तो याद रखिएगा तो बीमारी वापस भी आ जाती है। जैसे कि हमें बुखार होता है, हम एक मेडिसिन लेते हैं, हम कहते हैं कोई नहीं सुबह ले लेंगे, मतलब कि अब ठीक हो गए हैं, जब दोबारा बुखार होगा तो फिर ले लेंगे, 2 दिन बाद दोबारा बुखार हो जाता है। तो इससे भी समझ जाना चाहिए हमें। मतलब पेशेंट की जो ख्वाहिश का एहतराम ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लाज़िम भी की जा सकती है, ख़ास तौर पर जब ये मालूम हो कि साइकोसिस के दौरान पेशेंट अपने लिए या दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो बेटा वीडियो को लाइक करें और फीडबैक देना मत भूलें। थैंक यू।